वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू यूनाइटेड साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ अल्फ़ा डीके क्या होता है। तो इस वीडियो से पहले, इस पार्ट से पहले आप जो भी बच्चे न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ रहे हैं, इसका पार्ट 4 तक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आप उसको पहले देखें, तब ये पार्ट 5 देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगा। कम से कम आपको पार्ट 3 तो देखना ही पड़ेगा। पार्ट 3 देखेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा कि अल्फ़ा डीके, अल्फ़ा कण होता क्या है। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप वहाँ से जा कर के पार्ट 3 कम से कम देख करके आएँ, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं अल्फ़ा डीके। अल्फ़ा डीके को बोला जाता है अल्फ़ा कण बोला जाता है। ठीक है, अल्फ़ा डीके को अल्फ़ा कण बोला जाता है। इससे पहले पार्ट में मैं आपको बताया था कि इस प्रकार का मैं ग्राफ बताया था। इस प्रकार का ग्राफ, इधर न्यूट्रॉन था और इधर प्रोटॉन था। तो इसमें हम बताए थे आपको कि जिसका परमाणु संख्या 20 या 20 से कम है, जिसका परमाणु संख्या 20 या 20 से कम है, उसको देखा गया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताया था दूसरा केस में कि जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 या 1 से बड़ा और 1.6 या 1.6 से छोटा आता है, उसका जो कर्व आया था कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता दिया था। उसके बाद मैं आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसा होता है जो इस बेल्ट के ऊपर होता है और बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसा होता है जो इस बेल्ट के नीचे होता है। मैं आपको इसके बारे में बताया था। उसके बाद मैं आपको बताया था कि जो भी न्यूक्लियाई है जो इस बेल्ट के ऊपर है वो स्टेबिलिटी कंडीशन में रहता है। उसको स्टेबल होने के लिए जैसे ये जो न्यूक्लियाई जो इस ग्राफ के ऊपर जो न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई को स्टेबल होने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को कम करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को कम करना पड़ेगा, तभी तो ये न्यूक्लियाई इस बेल्ट के आसपास आ जाएगा। ठीक है, जो न्यूक्लियाई इस बेल्ट के नीचे है, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो न्यूक्लियाई इस बेल्ट पे आएगा। मैं इससे पहले मैंने बताया था। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि इसके बाद में जो भी न्यूक्लियाई होता है उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 20 से जो ज़्यादा होता है 1 और 1.6 के बीच में रहता है। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि अगर ये इस प्रकार का न्यूक्लियाई जो बेल्ट से ऊपर है, उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात को कम करने के लिए उसमें क्या होता है कि एक किरण निकलता है, एक कण निकलता है। उस कण को हम लोग बोलते हैं बीटा माइनस कण बोलते हैं या बीटा माइनस डीके बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियाई जो यहाँ पे होगा वो अपना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात को कम करेगा और कम करते ही इस बेल्ट पे आ जाएगा। तो अब जो न्यूक्लियाई होगा वो अस्टेबल होगा। मतलब अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी लाने के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को कम करना पड़ता है। अगर न्यूक्लियाई ऊपर है तो, अगर न्यूक्लियाई इस बेल्ट के नीचे है, तो इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस बेल्ट पे लाना पड़ेगा। तो उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को क्या करना पड़ता है, अधिक करना पड़ता है। तो यही कंसेप्ट होता है अल्फा डीके, अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण का। तो हर एक वीडियो में पार्ट बाय पार्ट एक एक आएगा। पहला अल्फा कण, फिर बीटा कण, फिर गामा कण आएगा। ठीक है, तो अभी जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अल्फा डीके, अल्फा कण है। तो अल्फा कण में क्या होगा, ये अल्फा कण कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात
जो न्यूक्लियाई है उसका बहुत कम है, इस बेल्ट पे नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम है, उसको अधिक करना पड़ेगा। तो अधिक करने के लिए यहाँ पे अल्फा कण क्या होता है, उत्सर्जित होता है। अल्फा किरण, अल्फा रे क्या होता है, उत्सर्जित होता है, और उत्सर्जित होते ही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात उसका कम होता है और इस बेल्ट पे आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई होगा इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात जो होता है वो कम होता है, कम। ठीक है, उसको क्या करना रहता है, इस बेल्ट पे लाने के लिए, इस बेल्ट पे लाने के लिए अल्फा कण निकलेगा और वही कण अल्फा डीके कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया। मतलब अभी हम जो भी न्यूक्लियाई का बात करने जा रहे हैं वो न्यूक्लियाई इस बेल्ट के नीचे है, इस बेल्ट के नीचे है, और इस बेल्ट के नीचे है तो उसको इस बेल्ट पे लाना है। तो इस बेल्ट पे लाने के लिए एक कण उत्सर्जित करता है, उस कण को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। ठीक है, उस कण को क्या बोलते हैं, अल्फा कण। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बीटा माइनस और बीटा प्लस भी आने वाला है। तो ये बात समझ में आ गया। मतलब इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कम है, इसको हमको इस बेल्ट पे लाने के लिए उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अनुपात को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही काम करता है अल्फा डीके करता है। बात समझ में आ गया बात, ठीक है। अब इसको हम मिटा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये चीज़ को ले सकते हैं, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक एक चीज, एक एक पॉइंट बाई पॉइंट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अल्फा डीके या अल्फा कण होता क्या है। तो अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण हीलियम के नाभिक को बोलते हैं अल्फा कण। हीलियम के नाभिक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लिया जाए ये हीलियम है, हीलियम का ये नाभिक है। तो हीलियम के नाभिक के पास क्या होता है, दो प्रोटॉन होता है और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो हम परमाणु का बात नहीं कर रहे हैं, हम हीलियम के नाभिक का बात कर रहे हैं। तो हीलियम के नाभिक में दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन होता है। तो आज से याद रखना है कि हीलियम के नाभिक के पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। सिंपल सा बात है, हीलियम के नाभिक के पास दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होता है। तो हीलियम के नाभिक को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कण बोलते हैं। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, इसका रीजन मैं बताऊंगा कि अल्फा कण आखिरकार उत्सर्जित किस प्रकार से करता है। पॉइंट बाय पॉइंट अभी समझते जाना। दूसरा पॉइंट मैं दिखाया कि इसका जो द्रव्यमान होता है वो 4 AMU होता है और इस पे जो आवेश होता है वो +2E होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हीलियम है। ठीक है, हीलियम का प्रोटॉन मतलब आवेश जो होगा यहाँ पे, और इसका द्रव्यमान जो होगा वो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि दो नाभिक मतलब मास, द्रव्यमान मतलब मास। हम आपको मैं ये भी बताया था वीडियो में कि जो भी किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित रहता है। तो नाभिक में उपस्थित है कितना, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 4। इसका द्रव्यमान 4 हो गया। जबकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 2। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये आता है कि अगर हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देंगे तो वो क्या कहलाएगा। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिए तो ये केवल और केवल क्या बचेगा, हीलियम का नाभिक बचेगा। ये है हीलियम का नाभिक। तो हीलियम के नाभिक में केवल और केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। इससे भी समझ सकते हैं, इसमें Z प्रोटॉन की संख्या कितना है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 2। और न्यूट्रॉन की संख्या का बात करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या का बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 4 - 2 कितना आ गया, 2। तो न्यूट्रॉन की संख्या भी इसमें 2 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 2 होता है। जबकि इसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 4 होता है। क्लियर है। जैसे हम ये हो गया। जैसे तीसरा समझना है। तीसरा पॉइंट है कि ये X कोई तत्व है। ठीक है, X कोई तत्व है जिसको हम लोग पैरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं। पैरेंट का मतलब है कि जिससे वो निकलेगा अल्फा कण। पैरेंट का मतलब होगा जो गार्जियन होता है,
मतलब ये एक न्यूक्लियाई है, एक न्यूक्लियाई है, इसमें प्रोटॉन की संख्या Z है और इसमें द्रव्यमान कितना है 4। और ये जो पेरेंट न्यूक्लियाई है ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब अस्थाई। अस्थाई का मतलब हुआ कि आपको इससे पहले मैं बताया था कि ये अस्थाई है। इसका मतलब हुआ ये चीज कि अभी जो इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात है वो नीचे है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात नीचे है, ये अनस्टेबल कंडीशन में है। अब क्या हुआ कि इससे देखा गया कि इसमें से अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कण निकलने का मतलब हुआ हीलियम का नाभिक। तो इसमें से हीलियम का नाभिक निकल गया, 2 और 4 निकल गया। तो 2 और 4 जब निकलेगा मतलब 2 प्रोटॉन की संख्या और 4 इसका द्रव्यमान। तो जब निकलेगा तो Z में से 2 निकल गया तो कितना बचा Z-2। ठीक है, A में से 4 निकल गया तो कितना बचा A-4। ये क्या होता है, ये होता है अल्फा कण। ये क्या होता है अल्फा कण। तो Z में से 2 निकल गया, अल्फा कण के रूप में निकल गया या बाहर। अल्फा कण क्या होता है कि इमिट करते रहता है। जैसे ये मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, मान लीजिए कि ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, तो ये अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल स्टेबल कंडीशन में होना चाहता है, तो अनस्टेबल जब स्टेबल कंडीशन में होगा तो इससे क्या होता है कि अल्फा कण क्या होता है इमिट होता है। तो अल्फा कण इमिट होने का मतलब कि हीलियम इमिट हो रहा है, हीलियम का नाभिक मतलब 2 प्रोटॉन और द्रव्यमान उसका 4। तो ये इमिट हो गया। तो इमिट होने का मतलब Z था प्रोटॉन की संख्या तो 2 निकल गया तो Z-2। यहाँ पे द्रव्यमान था 4 निकल गया तो A-4। तो बचा हुआ जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई को हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब जो इससे बना है, इसी से बना है। अब ये जो होगा डॉटर न्यूक्लियाई ये अस्टेबल होगा, अब इस बेल्ट में आ जाएगा क्योंकि यहाँ से अल्फा कण इमिट होकर के बाहर निकल गया। अल्फा कण जैसे ही इमिट होकर के बाहर निकल गया तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात अब जो होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 से 1.6 के बीच होगा। ठीक है, जबकि पहले न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1 और 1.6 के बीच में नहीं था। अब इसका अनुपात, इसका जो अनुपात होगा वो होगा 1 और 1.6 के बीच में। 1 और 1.6 के बीच में जो भी न्यूक्लियाई रहता है वो अस्टेबल कंडीशन में रहता है क्योंकि इस बेल्ट के अंदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये जो है यूरेनियम है। यूरेनियम में इसका देखा गया कि इसमें जो प्रोटॉन है 92 और इसमें जो इसका मास नंबर है, मास नंबर का मतलब हुआ इसका द्रव्यमान संख्या, इसका द्रव्यमान संख्या 238 है। ठीक है, तो ये क्या था शुरू में अनस्टेबल कंडीशन में था। ठीक है, मतलब इस बेल्ट के नीचे था। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको अस्टेबल बनाना है। तो अस्टेबल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अनुपात को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें से क्या हुआ कि अल्फा कण इमिट हुआ। तो अल्फा कण इमिट होने के बाद यहाँ से अल्फा कण इमिट होने का मतलब हीलियम का नाभिक निकल गया बाहर। तो अल्फा कण इमिट हुआ और ये बन गया अल्फा कण इमिट होने का मतलब 2, जैसे प्रोटॉन की संख्या 2, इसका द्रव्यमान संख्या 4 बाहर निकल गया। तो 92 में से 2 निकला तो बचेगा कितना 90, और 238 में से 4 निकला तो बचेगा कितना 234। तो क्या बन गया थोरियम। और ये जो थोरियम है अब ये अस्टेबल कंडीशन में आ गया, मतलब इस बेल्ट के अंदर आ गया। तो यूरेनियम अल्फा कण इमिट किया और अल्फा कण इमिट करके वो अस्टेबल कंडीशन में आ गया और अस्टेबल कंडीशन के बाद ये थोरियम बन गया। अब इसका अनुपात देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात, न्यूट्रॉन इसमें कितना है तो 92 इसमें से घटाएं तो बच गया 146। इसमें प्रोटॉन कितना है 92, इसका अनुपात देखा गया तो 1.58। ठीक है 1.58, और जो अस्टेबल आया इसका अनुपात देखा गया तो 1.6। हम आपको बताए थे कि ये जो बेल्ट है 1 और 1.6 के बीच में ही रहना है, या 1 या 1.6 के बीच में। यहाँ पे हुआ क्या कि 1.58 आ गया। 1.58 का मतलब हुआ कि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है और न्यूट्रॉन की संख्या कम है। इसमें देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा और न्यूट्रॉन की संख्या कम है। तो अल्फा कण जैसे ही निकला, अल्फा कण निकलते ही इसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात कितना आ गया 1.6 आ गया।
मतलब अब ये इस बेल्ट के अंदर आ गया, अब इस बेल्ट के अंदर आ गया। जबकि अभी आपको लग रहा होगा कि सर 1.58 तो इसी रेंज के अंतर्गत आता है, लेकिन 1.58 तो इसी रेंज के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें देखा गया कि प्रोटॉन की संख्या जो होता है ना वो कम होता है। अब इसमें इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कम होता है। न्यूट्रॉन की संख्या हमको क्या करना होता है, बढ़ाना रहता है इस बेल्ट में लाने के लिए। अब इस बेल्ट में लाने के लिए इसमें क्या हुआ कि न्यूट्रॉन की संख्या इसमें बढ़ गया। कैसे, तो चेक कर लेते हैं। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना था, 146। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना था, 144 था ना। तो इसके तुलना में न्यूट्रॉन की संख्या जितना होना चाहिए उतना था नहीं, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब इस बेल्ट के अंदर आ गया। तो ये इसका तीसरा पॉइंट है जो कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसका चौथा पॉइंट का। बात करते हैं अल्फा कण का ऊर्जा। अल्फा कण का ऊर्जा क्या होता है कि ये कोई एक्स कोई न्यूक्लियाई है, इससे अल्फा कण निकला, हीलियम के नाभिक को बोलते हैं अल्फा कण। तो अल्फा कण निकला और दूसरा डाउटर कोई न्यूक्लियाई बना, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई और इसको बोलते हैं डाउटर न्यूक्लियाई। तो कोई डाउटर न्यूक्लियाई बना, ये जेड था, 2 कण अल्फा कण बाहर आ गया, Z-2, ए में से 4 बाहर आ गया तो A-4। तो इसमें ऊर्जा इमिट होता है। ये जो ऊर्जा इमिट होता है ये मास के रूप में होता है, द्रव्यमान के रूप में होता है। मतलब देखा गया, इसमें एक्सपेरिमेंटल देखा गया कि इसमें से जो ऊर्जा इमिट हो रहा है वो ऊर्जा कहीं ना कहीं इसके द्रव्यमान में कमी ला रहा है। मेरा कहने का मतलब समझना है यहाँ पे कि शुरू में जो द्रव्यमान इस न्यूक्लियाई का था, अब ये द्रव्यमान इस न्यूक्लियाई का नहीं बचा, कुछ ना कुछ उसमें कमी आ गया। वो कमी किस रूप में आया, तो कमी इस ऊर्जा के रूप में आया। ठीक है, अब यही कमी जो द्रव्यमान में कमी किया है वो कमी जो होगा डेल एम बराबर, शुरू में इसका द्रव्यमान क्या था, मान लीजिए mx माइनस इन दोनों को जोड़ दिए, मतलब अल्फा का द्रव्यमान, अल्फा मतलब हीलियम का द्रव्यमान, और प्लस वाई का द्रव्यमान, मतलब क्या, ये डाउटर और ये पेरेंट। तो इतना में से ये दोनों को माइनस कर दिए तो यही तो बचेगा, यही जो द्रव्यमान होगा वो कमी होगा। सिंपल सा बात है कि ये एक न्यूक्लियाई है, इसमें से अल्फा का निकला, तो जो डाउटर न्यूक्लियाई है वो क्या बचेगा, जेड में से 2 गया तो Z-2, ए में से 4 गया तो A-4। तो ये न्यूक्लियाई या इसी से बना हुआ है। तो शुरू में इसका द्रव्यमान मान लिए कि mx है, ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लिए क्या, my, और इसका द्रव्यमान मान लिए क्या, m अल्फा। तो देखा गया, एक्सपेरिमेंटल डाटा देखा गया कि इसके द्रव्यमान में अब कमी आ गया, ये कमी ऊर्जा के रूप में आया। तो शुरू में इसका द्रव्यमान था mx माइनस, ये दोनों को जोड़ देंगे तो जो कमी आएगा वही द्रव्यमान में कमी आएगा। क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि आइंस्टीन का फॉर्मूला उन्होंने रिलेशन बताए थे ऊर्जा का, mc², m यहाँ पे ऊर्जा, यहाँ पे द्रव्यमान में कमी इंटू c²। द्रव्यमान में कमी कितना आया, ये द्रव्यमान में कमी इंटू c² आया। ठीक है, अब ये जो द्रव्यमान में कमी आया ये किस रूप में हुआ, ऊर्जा। जो द्रव्यमान में कमी आया वो ऊर्जा के रूप में क्या हुआ, इमिट हो गया। तो ये जो द्रव्यमान में कमी है वो किस रूप में आया, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ये किस रूप में आया, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए होता क्या है कि अब c का रखे 3 × 10⁸, तो इसको क्या किया गया है कि इस पूरा द्रव्यमान को AMU में रखा गया है और इसको 931.5 से गुना करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आएगा। तो आपको ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, mx माइनस इन दोनों का जोड़ m अल्फा प्लस my गुने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो लेंगे हम लोग AMU में लेंगे, ये जो लेंगे किसमें, AMU में। तो ये था इसका ऊर्जा का फॉर्मूला जो कि इस प्रकार से आया है, आप इसको नोट कर लें। अब बात करेंगे इसका मोमेंटम का। ठीक है,
अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम पता होगा, इसको हिंदी में संवेग बोला जाता है, ठीक है। मतलब मोमेंटम, न्यूटन का थर्ड नियम आप लोगों को पता होगा कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या संवेग परिवर्तन की दर न्यूटन का थर्ड नियम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि इसका कहने का मतलब होता है कि जैसे बंदूक से जब गोली निकलती है ना, बंदूक से जब गोली निकलती है, तो बंदूक से जब गोली निकलती है तो गोली का स्पीड ज़्यादा रहता है और बंदूक का स्पीड कम रहता है, लेकिन बंदूक का मास अधिक रहता है और गोली का मास बहुत कम रहता है। तो दोनों देखा गया, तो आपको जब गोली हम लोग चलाते हैं ना, तो गोली जिस समय चलाते हैं तो बंदूक से गोली बहुत हाई स्पीड से निकलता है, लेकिन बंदूक धक्का मारता है उसकी तुलना में बहुत कम धक्का मारता है, लेकिन तो भी मोमेंटम देखा गया, उसका मोमेंटम कितना आता है, जीरो। मोमेंटम जीरो इसीलिए आता है क्योंकि उसमें मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो गोली का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, जबकि बंदूक का मास बहुत अधिक होता है, इसीलिए गोली बहुत अधिक स्पीड से निकलता है, क्योंकि दोनों का मोमेंटम करना होता है जीरो। तो इस यही कंसेप्ट इसमें लगाना होता है, यही कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट इसी में। इसमें क्या होता है कि शुरू में ये कोई न्यूक्लियाई है एक्स नाम का, इसमें से अल्फा कण इमिट हुआ, अल्फा कण इमिट हुआ तो हीलियम बना दिया, और ये बना दिया क्या, वाई, कोई डाउटर न्यूक्लियाई। अब हुआ क्या कि ये शुरू में ये न्यूक्लियाई था, ठीक है, ये शुरू में न्यूक्लियाई था, शुरू में इसका मोमेंटम जीरो। इसमें देखा गया कि ये जो हीलियम है, हीलियम इसमें से 2 और 4 बाहर आ गया, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कण। इसमें से देखा गया कि ये वाई Z-2 A -4, इसमें से देखा गया कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों का जब मोमेंटम किए तो ये कितना आ गया, जीरो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मास और इसका वेलोसिटी माइनस इसका मास और इसका वेलोसिटी, दोनों को जब किया गया तो दोनों के बराबर आता है जीरो। क्यों जीरो आता है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका मास अधिक है, और इसका मास बहुत कम है, हीलियम का मास बहुत कम है, लेकिन इसका वेग अधिक होता है और इसका वेग कम होता है। क्योंकि होता क्या है, भी समझाते हैं। जैसे कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जब अल्फा कण निकलता है तो अल्फा कण का वेग बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक, बहुत तेज से निकल रहा हो, जबकि उसके तुलना में जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो पेरेंट न्यूक्लियाई का वेग बहुत कम होता है। तो दोनों का मोमेंटम देखा गया, मोमेंटम कंजर्व होता है, और मोमेंटम कंजर्व होता है तो इसका मान जीरो होता है। तो एम अल्फा भी अल्फा बराबर होगा एम वाई भी वाई, तो यहाँ पे पी अल्फा बराबर पी वाई, और यही होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मोमेंटम का अल्फा कण के संवेग का फॉर्मूला ये होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसका गतिज ऊर्जा। अब अल्फा कण का लास्ट बचा हुआ है वो है अल्फा कण का गतिज ऊर्जा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। गतिज ऊर्जा P बराबर हम लोग जानते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। तो V बराबर क्या होगा, यहाँ से V निकाल लिए, V बराबर P/m, V बराबर P/m, V का मान इसमें रख दिए P/m, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर बन गया P²/2m। क्लियर है। अब क्या होता है, हम लोग इससे निकालते हैं गतिज ऊर्जा। तो हम आपको बताए थे जो ऊर्जा होता है वो ऊर्जा जो निकलता है, जैसे कोई भी नाभिक है, ठीक है, या कोई भी न्यूक्लियाई है, उस न्यूक्लियाई से अल्फा किरण निकल रहा है, तो अल्फा किरण जो निकलता है वो ऊर्जा के रूप में मैं आपको बताया था। ये ऊर्जा जो होता है अल्फा कण और जो डॉटर न्यूक्लियाई बना वो दोनों के बराबर होता है। तो यहाँ पे Q बराबर क्या होगा, Q बराबर यहाँ पे होगा, इसको हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी P α² 2m अल्फा। मतलब ये अल्फा के लिए है तो यहाँ पे अल्फा लगा दिए, इसमें भी अल्फा लगा दिए। ये वाई के लिए है तो इसमें वाई लगा दिए, इसमें भी वाई लगा दिए।
तो 2Q, यहाँ से 2 यहाँ कॉमन लिए, एलसीएम वगैरह लिए तो ये आ गया। ठीक है, अब क्या किए कि इस चीज़ को इधर भेज दिए, तो 2Q एम अल्फा एम वाई बराबर पी स्क्वायर। अल्फा वाई ये दोनों का दोनों मोमेंटम बराबर होता है, इससे पहले मैं बताया था कि दोनों के दोनों मोमेंटम आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम P मान लिए, इसको भी P माने और इसको भी क्या मान लिए, P। तो पी स्क्वायर कॉमन आ गया, एम अल्फा प्लस एम वाई। तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2Q एम अल्फा एम वाई बराबर एम अल्फा एम वाई। अब क्या कि यहाँ पे जो पी स्क्वायर का जो मान आया ना, वो काइनेटिक एनर्जी अल्फा के लिए रख दी यहाँ पे पी स्क्वायर का मान। तो ये काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा अल्फा के लिए ये आ गया, और गतिज ऊर्जा गामा के लिए ये आ गया। ये पी स्क्वायर का मान इसमें रख दिए अल्फा के लिए, तो अल्फा के लिए रखेंगे तो ये एम अल्फा बनेगा, तो ये कटेगा, कट करके ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो याद करने का तरीका है, अगर गतिज ऊर्जा अल्फा के लिए निकालना है तो Q यहाँ पे जो डाउटर न्यूक्लियाई रहेगा उसको, उसके द्रव्यमान को गुणा कर देना है और बाकी दोनों का द्रव्यमान। अगर गतिज ऊर्जा डाउटर न्यूक्लियाई का निकालना है तो क्या करेंगे, ऊपर में हम लोग जो हीलियम का जो नाभिक लेंगे अल्फा का लेंगे, उसको Q के साथ गुणा कर देंगे और बाकी नीचे आ जाएगा। तो ये अल्फा कण था, अल्फा कण में 6 पॉइंट पढ़ना है। इसी तरीके से बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके आएगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।